सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी। खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह। देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें संस्करण में हिस्सा लेने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान अहमदाबाद पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर हवाई अड्डे पर खुद उनकी अगवानी की और गर्मजोशी से स्वागत किया। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर ही संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनके सम्मान में कलाकारों ने एयरपोर्ट परिसर में ही लोक संस्कृति और कला की प्रस्तुति की। अहमदाबाद एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति एक साथ एक ही गाड़ी में नजर आए। इस दौरान सड़क के दोनों ओर लोगों का हुजूम उनका स्वागत करता हुआ नजर आया। राष्ट्रपति अल नाहयान ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। द्विपक्षीय मुलाकात के बाद भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य, फूड पार्क सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत और यूएई के बीच एक अन्य समझौता गुजरात में ग्रीन पोर्ट विकास को लेकर हुआ। इस दौरान दोनों ही नेताओं के बीच समग्र आर्थिक समझौतों को लेकर भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ मोजाम्बिक और तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो के शुभारंभ के मौके पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में हेलीपैड ग्राउंड प्रदर्शनी केंद्र में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसमें अत्याधुनिक तकनीक के कई उत्पादों को दर्शाया गया है। प्रदर्शनी में महिला सशक्तिकरण, एमएसएमई विकास और नई प्रौद्योगिकी, हरित और स्मार्ट बुनियादी ढांचे और टिकाऊ ऊर्जा पर खास ध्यान दिया गया है। प्रदर्शनी में 20 देश शिरकत कर रहे हैं। भारत दौरे पर आए तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्टा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति होर्टा और उनके प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी और तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के मुद्दों और विकास पर चर्चा की और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई। राष्ट्रपति होर्टा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिमोर लेस्ते को क्षमता निर्माण, मानव संसाधन विकास, आईटी, फिनटेक, ऊर्जा, पारंपरिक चिकित्सा और फार्मा सहित स्वास्थ्य सेवा में सहायता की पेशकश की। उन्होंने तिमोर लेस्ते को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और CDRI में शामिल होने का न्योता भी दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जेसिंटो न्यूसी से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, व्यापार, निवेश और संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग सहित विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोजाम्बिक की विकास प्राथमिकताओं का समर्थन करने की प्रतिबद्धता जताई, तो राष्ट्रपति न्यूसी ने अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। दिग्गज वैश्विक कंपनियों के प्रमुखों ने भी गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री से मुलाकात हमेशा की तरह बेहतरीन रही और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री की साणंद परियोजना और सेमीकंडक्टर विनिर्माण की प्रगति के बारे में जानकारी दी। डीपी वर्ल्ड के सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलेम ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। मुलाकात के बाद सुल्तान अहमद बिन सुलेम ने प्रधानमंत्री के विजन की तारीफ की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद डीपी वर्ल्ड के सीईओ ने कहा कि भारत के पास बेहतर सुविधाएं, बेहतर इंजीनियर और वैश्विक पहुंच है और अगले 3 वर्षों में उनकी कंपनी भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्माण में निवेश बढ़ाने जा रही है। गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी से डिकिन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लेन मार्टिन से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने में भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग के लिए डिकिन विश्वविद्यालय की सराहना की। डिकिन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मार्टिन ने प्रधानमंत्री से मुलाकात को शानदार अनुभव बताया। इस दौरान साइबर सुरक्षा से संबंधित सरकार और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने पर सार्थक चर्चा हुई। सुजुकी मोटर्स के अध्यक्ष तोशिहिरो सुजुकी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और इस दौरान मेड इन इंडिया वाहनों का निर्यात कर भारत को वैश्विक ऑटोमोटिव बाजार में मजबूत खिलाड़ी बनाने की मारुति सुजुकी की योजनाओं पर चर्चा हुई। गांधीनगर में एपीएम टर्मिनल्स के सीईओ कीथ सिविंडसन से भी मुलाकात प्रधानमंत्री की हुई और गिफ्ट सिटी में उनकी विस्तार योजनाओं का स्वागत किया और इस दौरान हरित हाइड्रोजन और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे के विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर देशवासियों को बधाइयां दी। उन्होंने दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों के योगदान और उपलब्धियों की सराहना भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर हैं। लंदन पहुंचने पर उन्हें हॉर्स गार्ड परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लंदन के टॉवेस्टॉक में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लंदन में अपने ब्रिटिश समकक्ष ग्रांट शॉप्स के साथ द्विपक्षीय बैठक में भारत ब्रिटेन रक्षा संबंधों की समीक्षा की और साथ ही रक्षा सहयोग, सुरक्षा, रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने से संबंधित व्यापक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रहे अजय बिसारिया ने अपनी किताब में कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि बालाकोट हमले के बाद वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को वापस लाने में भारत की जबरन या धमकी देकर काम करवाने की कूटनीति प्रभावी रही। अजय बिसारिया ने बताया कि कैसे दोनों देशों के बीच संघर्ष की स्थिति कम करने के लिए पाकिस्तान ने भारतीय पायलट अभिनंदन को वापस करने का विकल्प चुना और कैसे घबराए हुए इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की कोशिश भी की थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभा की कार्यवाही में नियोजित व्यवधान लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी संबंध में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में भाजपा महासचिवों की बैठक हुई। लोकसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर इंडी गठबंधन के दलों के बीच भी मंथन जारी है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के नेता शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर सामने आए आपसी मतभेदों पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडी गठबंधन स्वार्थों का गठबंधन है और इंडी गठबंधन खुद कांग्रेस को खत्म करने की साजिश रच रहा है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली और पंजाब में सीट बंटवारे को लेकर जारी चर्चा के बीच तीखा हमला बोला है। उन्होंने पूछा है कि क्या कांग्रेस ये बताएगी कि उसने किन किन मसलों पर समझौता करने का फैसला लिया है। तमिलनाडु बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने डीएमके को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि तमिलनाडु के लोग आगामी लोकसभा चुनाव में डीएमके को खारिज कर प्रधानमंत्री मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करने वाले हैं।
जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। चार्जशीट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के अलावा मीसा भारती, हेमा यादव और अमित कात्याल के नाम शामिल हैं। भूमि उपयोग की शर्तों में कथित रूप से हेरफेर करके जोगेश्वरी में एक होटल निर्माण के मामले में शिवसेना उद्धव गुट के नेता और विधायक रविंद्र वायकर और उनके सहयोगियों से संबंधित 7 स्थानों पर ईडी ने छापेमारी की। रेलवे भर्ती केंद्र द्वारा आयोजित सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा GDCE के प्रश्न और उत्तर पत्रों के लीक होने के मामले में सीबीआई ने सूरत, अमरेली, नवसारी, मुंबई और बक्सर सहित लगभग 12 स्थानों पर तलाशी ली। जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों पर शिकंजा कसते हुए एनआईए ने प्रतिबंधित LET की एक शाखा से जुड़े 3 और लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए हैं। इनमें एक पाकिस्तानी हबीबुल्लाह मालिक का नाम भी शामिल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में राष्ट्रीय कला उत्सव का शुभारंभ किया। 4 दिनों तक चलने वाले कला उत्सव के उद्घाटन समारोह में देश भर से आए स्कूली बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय कला उत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छात्रों को समावेशी शिक्षा प्रदान की जा रही है। और वक्त यहां पर एक छोटी सी ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने दिल्ली कैंट में चल रहे एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा किया और इस मौके पर एनसीसी कैडेटों ने सेना प्रमुख को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र की सेवा के लिए जुनून होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमेशा उन मूल्यों को बनाए रखें जो हमें भारतीय होने पर गर्व करवाता है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अलग अलग विभागों के 398 नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने नवनियुक्त कर्मचारियों से लगन और ईमानदारी से काम करने की अपील भी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के साथ अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का निरीक्षण किया। अयोध्या पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में भी पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर 22 जनवरी को राज्य भर के सभी शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी घोषित करने का निर्देश दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इस दिन राज्य में शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत भीषण ठंड और शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों तक कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। हाड़ कपा देने वाली सर्दी और कोहरे के चलते छोटे बच्चों और बुजुर्गों को भी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं और दिल्ली में शीतलहर से बचने के लिए लोग रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण हवाई यातायात और ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में साल 2023 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार समारोह में सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए गए। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मार्क बुचर ने कहा है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के आने के बाद से टेस्ट क्रिकेट का नुकसान हुआ है। ग्रैंट ब्रैडबर्न ने ग्लेनमॉर्गन के मुख्य कोच के तौर पर 3 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और इसके साथ ही उनका पाकिस्तान की पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के तौर पर कार्यकाल समाप्त हो गया। जर्मनी के महान फुटबॉल खिलाड़ी फ्रांज बेकनाबाउर का हुआ निधन। कोच और खिलाड़ी के रूप में जर्मनी को फुटबॉल विश्व कप दिलाने वाले खिलाड़ी थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने FA कप के चौथे दौर में स्थान बना लिया है। मैनयू ने तीसरे दौर के मुकाबले में निगन एथलेटिक को 2-0 से शिकस्त दी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गैब्रियल अटाल को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इमैनुअल मैक्रों के इस फैसले के साथ ही गैब्रियल फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। गैब्रियल प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होने वाले फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले गैब्रियल फ्रांस के शिक्षा मंत्री के पद पर कार्यरत रह चुके हैं।
अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान ब्लिंकन ने गाजा में चल रहे खूनी झड़प को रोकने के लिए इजरायल के साथ चर्चा की। हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों ने गाजा में भेजे जा रहे मानवीय सहायता के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हमास के कृत्यों की निंदा करते हुए गाजा के लिए दिए जा रहे किसी भी प्रकार की मदद पर रोक लगाने की मांग की। दक्षिण कोरिया में कुत्तों की जान से मारने और उनके मांस की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। कोरियाई संसद में इन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक नया कानून बनाया गया है। दक्षिण कोरिया में अब कुत्तों को मारने वाले कसाईयों को 3 साल तक की सजा होगी। वहीं मांस के लिए कुत्ते पालने वाले लोगों को 2 साल तक की सजा होगी। और वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार। देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और हम लेकर आ रहे हैं भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सिंगिंग रियलिटी शो, जहां अवसर मिलेगा ऐसी प्रतिभाओं को जिन्होंने विलुप्त होती हुई हमारी संस्कृति को आज तक अपने दम पर बचा कर रखा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमारे फोक म्यूजिक यानी लोक संगीत की। यदि आप हैं फोक सिंगर, लोक गायक और चाहते हैं कि पूरा भारत का दिल आप जीत लें मंच पर आकर, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ये ऑडिशंस बिल्कुल मुफ्त है। याद रहे, ये मौका है अपने राज्य को आगे लाने का, ये मौका है इतिहास बनाने का। विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ता भारत, सशक्त, सक्षम और आत्मनिर्भर बनता भारत, पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक महाशक्ति के रूप में उभरता भारत। इस बदलते भारत की नई तस्वीर को आप तक पहुंचाने के लिए मैं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटर मोहम्मद शमी सहित 26 खिलाड़ियों को प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पैरा एशियाई खेलों की चैंपियन तीरंदाज शीतल देवी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 16 वर्षीय शीतल ने चीन के हांगझाओ में हुई एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण समेत 3 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। तीरंदाजी में ओजस प्रवीण देवताले और अदिति गोपीचंद स्वामी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। साल 2023 में इन दोनों तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई थी। एथलेटिक्स में एम श्रीशंकर और पारुल चौधरी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। पारुल ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक और रजत पदक अपने नाम किया। शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली को भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वैशाली ने पिछले साल भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनने में सफलता पाई थी। बैडमिंटन में विशेष योगदान के लिए मंजूषा कंवर को, हॉकी में शानदार काम के लिए विनीत कुमार शर्मा को और कबड्डी में विशेष योगदान के लिए कविता सेल्वराज को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन के लिए विजेता विश्वविद्यालय की मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी गई। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और विश्व नंबर 8 एचएस प्रणय 13 से 19 फरवरी तक मलेशिया में होने वाली बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में एक मजबूत भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे।
हॉकी इंडिया ने मंगलवार को हरमन क्रूज को नए हाई परफॉर्मेंस निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। वो सितंबर 2024 तक ये पद संभालेंगे और हॉकी इंडिया के राष्ट्रीय जूनियर तथा सीनियर कार्यक्रमों की देखरेख करेंगे। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में भारत की तरफ से मेहुली घोष और रुद्रांश पटेल ने जीता स्वर्ण पदक। 10 मीटर एयर राइफल के मिश्रित टीम वर्ग में आई कामयाबी। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मार्क बुचर ने कहा है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के आने के बाद से टेस्ट क्रिकेट का नुकसान हुआ है। ग्रैंट ब्रैडबर्न ने क्ले मॉर्गन के मुख्य कोच के तौर पर 3 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। जर्मनी के महान फुटबॉल खिलाड़ी फ्रांज बेकनबाउर का निधन हुआ। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एफए कप के चौथे दौर में स्थान बना लिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गैब्रियल अटाल को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। गैब्रियल प्रधानमंत्री पद के नियुक्त होने वाले फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री भी बन गए। अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों ने गाजा में भेजे जा रहे मानवीय सहायता के विरोध में प्रदर्शन किया। दक्षिण कोरिया में कुत्तों को जान से मारने और उनके मांस की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। कोरियाई संसद में इन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाया गया है। दक्षिण कोरिया में अब कुत्तों को मारने वाले कसाईयों को 3 साल की सजा होगी। वहीं मांस के लिए कुत्ते पालने वालों के लिए 2 साल तक की सजा रखी गई है। अमेरिका में एक अनियंत्रित कार व्हाइट हाउस परिसर के बाहरी गेट से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि व्हाइट हाउस परिसर का बाहरी गेट बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना के बाद ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। क्रेमलिन ने यूक्रेन के उन आरोपों पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है जिसमें रूस पर हमला के दौरान उत्तर कोरिया में निर्मित घातक हथियार इस्तेमाल करने की बात कही गई थी। क्रेमलिन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि यूक्रेनी सैन्य बल पश्चिमी देशों में बने हथियार के प्रयोग कर रूस के आवासीय क्षेत्रों को निशाना बना रहे हैं। यूरोपीय संघ की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 रिकॉर्ड के हिसाब से ग्रह का सबसे गर्म साल था। संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि 2023 पिछले कई वर्षों में दुनिया का सबसे गर्म साल रहा। जापान की फुमियो किशिदा सरकार ने नए साल के दिन आए भीषण भूकंप की तबाही से उबरने के लिए राजकोषीय भंडार से लगभग $33 मिलियन खर्च करने की मंजूरी दे दी है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन स्थानीय शेयर बाजार में मामूली तेजी देखने को मिली। इस दौरान सेंसेक्स 31 की बढ़त के साथ 71,386 के अंक पर बंद हुआ। बाजार के सकारात्मक रुख का असर निफ्टी पर भी पड़ा। निफ्टी 32 अंक की हल्की बढ़त के साथ 21,544 अंक पर बंद हुआ। नागरिक विमानन महानिदेशालय ने 2 और प्रशिक्षण संगठनों को मंजूरी दे दी है। महानिदेशालय द्वारा गुजरात के भावनगर में ड्यून्स एविएशन एकेडमी और मध्य प्रदेश के खजुराहो में भारतीय फ्लाइंग एकेडमी को मंजूरी दी गई। वाणिज्य मंत्रालय ने विदेश में निर्यातकों के लिए आने वाली व्यापार संबंधी मुश्किलों की पहचान करने और उनका निपटान करने के लिए एक कार्यबल का गठन करने का फैसला किया है। मंत्रालय के इस कदम के बाद घरेलू वस्तुओं को अधिक बाजार पहुंच प्रदान करने में मदद मिलने की उम्मीद है। एनटीपीसी ने राजस्थान के नोक सौर पीवी परियोजना से जुड़े कार्यों के लिए प्रीमियर एनर्जीज को 1700 करोड़ रुपए का ठेका दिया है। ग्रीन एनर्जीज ने इन पैसों से 608 मेगावाट बाइफेशियल सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूल के कार्यों को संपन्न करेगी। एनएलसी इंडिया ने पवन ऊर्जा समाधान प्रदाता आइनॉक्स विंड को 50 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना के लिए ठेका दिया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच विदेशियों और घरेलू निवेशकों के सतर्क रहने के कारण वित्त वर्ष 2023 से 24 की अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान रियल एस्टेट में निजी इक्विटी निवेश में गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान पीई 26% कम होकर 2.65 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया। कोल इंडिया ने गैर विनियमित क्षेत्र के लिए ईंधन आपूर्ति समझौते की अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया है। टाटा स्टारबक्स ने साल 2028 तक पूरे देश में 000 स्टोर खोलने की योजना पर काम करने का फैसला किया है और एक आधिकारिक बयान के अनुसार कंपनी हर 3 दिन में एक नया स्टोर खोलने के साथ ही टियर 2 और टियर 3 श्रेणी के शहरों में उतरने की योजना पर कार्य कर रही है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने निजी नियोजन के आधार पर गैर परिवर्तनीय डिबेंचर जारी कर 500 करोड़ रुपए जुटाए हैं।
कल पुर्जा बनाने वाली कंपनी भारत फोर्ज अगले 5 साल में तमिलनाडु के अंदर 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला उन्होंने किया है। तमिलनाडु वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान कंपनी राज्य सरकार की नोडल एजेंसी गाइडेंस के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया। साइबर ठगी के आरोपों के बाद सरकार ने गूगल और एप्पल के एरालो और कोला फ्लाई नामक 2 ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया है। दोनों ही ऐप्स ई-सिम के जरिए दूरसंचार सेवाएं प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग समाधान प्रदाता एवर ने अगले 2-3 साल में वाणिज्यिक वाहन चार्जिंग बाजार में 35% भागीदारी हासिल करने का लक्ष्य रखा है। कंपनी ने 2024 के अंत तक 250 से 300 करोड़ रुपए के निवेश से यह लक्ष्य हासिल करने की योजना बनाई है। एप्पल 2 फरवरी को अमेरिका में मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट विजन प्रो को लॉन्च करने की घोषणा की है। कंपनी द्वारा कहा गया है कि विजन प्रो 256 GB स्टोरेज के साथ $3,499 की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध होगा। देश के स्वच्छ ऊर्जा बदलाव में तेजी लाने के लिए टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने तमिलनाडु में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में 70,800 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव के कुछ मंत्रियों द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को मालदीव के शीर्ष पर्यटन निकाय ने कड़ी निंदा उसकी की है और मालदीव पर्यटन उद्योग संघ ने एक बयान में कहा है कि नेताओं के बयान दोनों देशों के बीच खटास बढ़ाने वाली है। खिलाड़ी और फिल्म सितारों के बाद अब छोटे पर्दे के कलाकार भी चलो लक्षद्वीप मुहिम के समर्थन में आए हैं। मशहूर धारावाहिक अनुपमा के मुख्य कलाकार रूपाली गांगुली, अर्जुन बिजलानी, हिना खान, राजीव आदित्य समेत कई कलाकार लोगों से लक्षद्वीप जाने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता रवि तेजा बहुत जल्द अजय देवगन की हिट फिल्म रेड की तेलुगु रीमेक में मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। हिंदी सिनेमा की मल्टी टैलेंटेड अभिनेता फरहान अख्तर की आज 50वां जन्मदिन है और फिल्म रॉक ऑन से अपनी अभिनय की शुरुआत करने वाले फरहान ने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और भाग मिल्खा भाग में अपनी शानदार अभिनय का परिचय दे चुके हैं। फिल्म एनिमल के निर्माताओं ने नए साल के दूसरे सप्ताह पर सिने प्रेमियों को एक खास तोहफा दिया है। एनिमल के निर्माताओं ने ऐलान किया है कि अब दर्शक एनिमल को महज 100 रुपए में सिनेमाघरों में देख सकते हैं। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर को लेकर दर्शक काफी उत्साह में हैं और दोनों कलाकार पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं। KGF फेम यश के जन्मदिन पर हुए एक दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। अपने प्रशंसकों की मौत की खबर पाकर यश फौरन मृतकों के परिवार से मिलने पहुंचे और हालांकि जिस वक्त हादसा हुआ यश अपने घर पर मौजूद नहीं थे। इस दौरान यश ने अपने प्रशंसकों से सुरक्षित रहने का आग्रह किया। विक्रांत मैसी की फिल्म 12th फेल पूरी दुनिया में पसंद की जा रही है। अब फिल्म ने IMDb रेटिंग में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। फिल्म ने टॉप 250 भारतीय फिल्मों की लिस्ट में 9.2 की रेटिंग के साथ पहले स्थान पर कब्जा जमाया है। रामानंद सागर के लोकप्रिय और ऐतिहासिक धारावाहिक रामायण के लक्ष्मण की शानदार किरदार निभाने वाले अभिनेता सुनील लहरी का आज जन्मदिन है। सुनील ने रामायण के अलावा विक्रम बेताल, दादा दादी की कहानियां समेत कई मशहूर टीवी धारावाहिकों में वो नजर आ चुके हैं। आओगे जब तुम साजना, अंगना में फूल खिलेंगे जैसे शानदार गीतों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने वाले मशहूर शास्त्रीय गायक राशिद खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया। राशिद खान काफी समय से प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे थे। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।